मैंने उसे देख लिया है। थोड़े से वक्फे के बाद अव्वल खान की आवाज फिर उभरी। वो पूरी तैयारी के साथ आया है। उसके दाहिने हाथ में कोई हल्का हथियार है और बाएं हाथ से उसने अपनी आंखों पर दूरबीन जमाई हुई है। आगे बढ़ने से पहले वो हर तरफ का जायजा ले रहा है। तुम नीचे लेटकर जमीन से चिपक जाओ। हो सकता है कि वो इंफ्रारेड दूरबीन हो। उसे अंधेरे में भी हर चीज रोजे रोशन की तरह वाज़ेह नजर आ रही होगी। उसने तुम्हारी झलक भी देख ली तो भाग जाएगा। फिक्र मत करो, मैं पेशावर कमांडो रह चुका हूं। मैंने पहले ही जमीन पकड़ ली थी। जान का वो सबर आजमा जायजा मेरे लिए तकलीफ थे हद तक तवील हो गया। न जाने उसके जहन में क्या खतरात या तहफुजात कलबला रहे थे तो इमारत की तरफ बढ़ने में पसो पेश कर रहा था। आखिरकार अव्वल खान ने उसकी पेशकदमी की खबर दी और मैंने सनी से हासिल किया हुआ रिवाल्वर अपनी जेब में डालकर बीम गन संभाल ली। वीरा की जिंदगी बचाने के लिए हमें शोर शराबे से हर सूरत में गुरेज करना था। यह मेरा उम्र भर का तजर्बा था कि किसी हरीफ की जिंदगी के खात्मे के लिए बीमगन से ज्यादा बेआवाज और मोहलक हथियार कोई नहीं था। अव्वल खान ने बहुत धीमी आवाज में आखिरी इतला दी कि चांद ने दूरबीन मुस्तकिल तौर पर अपने गले में लटकाई हुई थी और पोजीशन बदलते हुए वो हर चंद कदम के बाद गिरदोपेश का जायजा ले रहा था। वो पैगाम देने के बाद अव्वल खान ने ऑपरेटर्स बंद कर दिया ताकि उस पर उभरने वाली कोई नागहानी रेडियाई शोर जान को चुकन्ना न करते। आखिर फैसला कुल लम्हात आ ही गए। जान बेआवाज कदमों से चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा था, लेकिन मैंने उसके चाबी घुमाने से पहले ही दरवाजे के पीछे उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। दरवाजा खुला और तारीकी में भारी जिस्म वाला एक मुतवस्सित इंसानी हिवला अंदर रेंग आया। अंदर आकर वो दरवाजा बंद करने के लिए पलटा ही था कि मैं पीछे से उस पर टूट पड़ा। मैंने अपने लंबे कद का फायदा उठाते हुए बहुत आसानी से उसकी मोटी गर्दन अपने बाएं बाजू और कलाई में जकड़ ली थी। उसका मुंह से खौफ ज़दा चीख के बजाय एक गजबनाक गुर्राहट बुलंद हुई और उसे मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए जोर आजमाई शुरू कर दी। मैंने फौरन दाहिने हाथ में मौजूद बीम गन की पतली सी आहनी नाल से उसकी खोपड़ी पर जरब लगानी शुरू कर दी। मेरी इस कार्रवाई ने उसे हवास बाख्ता कर दिया और वो अंग्रेजी में गालियां बकने पर उतर आया। इस वक्त तक वहां पैदा होने वाली आवाजें अव्वल खान तक पहुंच चुकी थी। वो दौड़ता हुआ आया और फिर खुले हुए दरवाजे से बाहर रुककर गोरे की बेबसी का तमाशा देखने लगा। मुझे खुशी हुई कि उसने हमारी लड़ाई में बिला सूरत दखल अंदाज होने की हमाकत नहीं की थी। इसे अच्छी तरह रोकेने के बाद मैंने अचानक ही आजाद करके एक तरफ धकेल दिया। वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे गया और मैंने उसके संभलने से पहले ही उसके सर और चेहरे पर मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे पहले मैंने बीम गन फुर्ती से अव्वल खान की तरफ उछाल दी थी। वो भी खासा मजबूत और ठीठ हरीफ साबित हुआ। अपनी मुदाफत करते हुए उसने मेरे जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों को अपना निशाना बनाया। इस लड़ाई में उसका पिस्तौल पहले ही उसके हाथ से निकल चुका था। बाद में स्टेप टूटने की वजह से दूरबीन भी गिर गई। वह लम्हा बलम्हा कमजोर पड़ने के बावजूद मेरे मुकाबले पर डटा हुआ था। हम दोनों के सांस बुरी तरह फूल चुके थे। एक बार वो जैसे ही मेरे पेट में टक्कर रसीद करने के इरादे से नीचे झुका, मुझे उसकी बाईं कन पट्टी पर पूरी कुव्वत से मुक्का रसीद करने का मौका मुयस्सर आ गया। मेरा वो वार फैसला कुन साबित हुआ। जान बुरी तरह टकराता हुआ राहदारी के फर्श पर ढेर हो गया। उसे माफ करने के मूड में मैं नहीं था। तारीकी में मुझे दोबारा अपने सर पर सवार पाते ही वो गिड़गिड़ाने लगा, बंद करो, अब मुझ में ज्यादा मार खाने की सकत नहीं रही है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़ाई का फैसला होते ही अव्वल खान अंदर नहीं आया। उसका साथी भी वहां आ चुका था, मगर वो बाहर ही रुका रहा। अव्वल खान ने मेरी जेब से टार्च निकालकर उसकी रोशनी जान के उधड़े हुए चेहरे पर डाली और नफरत से कहा, रासलमेंडा के बाद तुम्हारा वक्त भी पूरा हो चुका है। ये बताओ कि वीरा कहाँ है? मैं किसी रासलमेंडा या वीरा को नहीं जानता। तुम लोग मेरे साथ उल्टा गर्दी कर रहे हो। उसने बुखला कर तेज से कहा, सागा के जिस आदमी को तुमने कल यहाँ बुलाया था वह अब अपने कफन दफन का मुंतजिर है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मैंने सर लहजे में कहा। पिछली रात तुमने वीरा को अगवा करके निकल आने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। उठो और अंदर चलो वरना माजूर कर दिए जाओगे। ओह! उसकी अजियत में डूबी हुई ताहिर ज़दा आवाज उभरी, इसका मतलब है कि तुम डैनी के खुरके हो। ये कहकर वो लड़खड़ाता वो फर्श से उठ खड़ा हुआ। मेरी बेरहमाना मार ने उसे हवास बागता किया हुआ था। ये मेरी बदकिस्मती है। वो आगे बढ़ते हुए खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। उसका लहजा मुतासफाना था। मुझे समझ लेना चाहिए था कि फोन की खराबी खतरे की अलामत है। काश मैंने सागा के आदमी के सिवा कुछ और भी सोचा होता। मैंने अपने हाथों सब कुछ तबाह कर लिया। देखना है अब क्या होता है। अव्वल खान मेरे पीछे आ रहा था। शायद उसने जान के गले से गिरने वाली दूरबीन उठा ली थी और उसका जायजा भी ले डाला था। उसकी हैरत में डूबी हुई आवाज मेरे कानों में आई। वो कह रहा था, ये तो वाकई इंफ्रारेड दूरबीन है। इसका पिस्तौल भी मुनफरिद साख्त का मालूम होता है। मैं जान को इस कमरे में ले गया जहां कार्डलेस फोन का बुनियादी हिस्सा रखा हुआ था। मैंने महसूस किया कि काफी देर गुजर जाने के बाद भी मुनक्कश फोन का बुजर भुनभुना रहा था। मैंने बढ़कर टेबल लैंप रोशन कर दिया। वो मकान जान के लिए अजनबी नहीं था। उसने खौफ से फैली हुई निगाहों से अधूरे कार्डलेस फोन को देखा और अपने होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। यह अच्छी बात थी कि उसे अपनी शिकस्त का एहसास हो चुका था।
तुम यहाँ का फोन मिला कर आए थे, लाइन पर दूसरी तरफ कौन है? मैंने पूछा। मेरे इंकशाफ पर वो चौंक पड़ा। इसे अंदाजा नहीं हो सका था कि लाइन से दूसरा फोन मुंसलिक किया जा चुका था। मैंने मुनक्किश फोन की नाब को आहिस्तगी से छेड़ा और कमरे में घंटी की हल्की सी आवाज गूंज उठी। बात करके देख लो, मालूम हो जाएगा कि दूसरी तरफ कौन है। उसने किसी ख्याल के तहत अचानक कहा, तुम सुअर के बच्चे हो। मैंने भुन्ना कर कहा और रिसीवर कदरे उठाकर दोबारा क्रैडल पर रख दिया और उसकी तरफ मुड़कर पूछा, हमें मालूम है कि इस वक्त तुम कहां से आए हो, मगर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि वीरा कहां है। तुम्हारी इस वक्त की कामयाबी ने राज सलमेडा की जिंदगी पर खत तनसीख फेरा है। अभी मेरा आखिरी कार्ड बाकी है। तुमने मुझे बहुत मार लिया, अब लौट जाने दो। वीरा को आजादी मिल जाएगी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसने अपनी मायूसी पर बहुत तेजी से काबू पा लिया। राज सलमेडा को भूलकर अब सिर्फ अपनी बात करो, वरना तुम्हारी दोनों टांगों को चीर कर रख दूंगा। मैंने सफाकाना आवाज में कहा, मैं मुतबादल तजावीज़ नहीं, अपने सवालात के जवाब दरकार है। मैं उसकी नकलो हरकत से बेखबर हूं। उसे अपने साथ लिए फिरना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो इन लोगों के हाथों में है जो पहले ही उसकी बोली लगा चुके थे। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। मेरे एक ही थप्पड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कुत्तिया के बच्चे, मुझसे झूठ मत बोल। आज सुबह तक तुम उससे भी मेरी बात करवाते रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो। वो गहरे गहरे सांस लेता हुआ बोला। 12 बजे तक वो मेरी तहवील में थी। अब मेरी शराइत बदल चुकी हैं। अगर उन्हें वीरा के बदले राज सलमेडा मिल जाए तो वो ज्यादा खुश होंगे। दोनों सूरतों में मुझे मेरा पूरा मुआवजा अदा किया जाएगा। इसके इंकशाफ पर मेरी निगाहों के सामने अंधेरा सा आ गया। अगर वो सच बोल रहा था तो मामलात बहुत ज्यादा उलझ चुके थे। मैंने पूछा, अगर ये दुरुस्त है तो फिर तुम अपनी रिहाई के बदले वीरा को कैसे आजाद करवा लोगे? मैं अपने कार्ड खेलना जानता हूं। इन्हें असल मामले की हवा भी नहीं लगेगी। मैं ये बताऊंगा कि राज सलमेडा को लाने से पहले वीरा को ले जाना जरूरी है। बाद में इन्हें इस फरेब का इल्म होगा तो क्या तुम उनसे बच सकोगे? वो बात की बात है। इस वक्त तुमसे सौदेबाजी ज्यादा अहम है। मुझे मालूम है कि डैनी मुझे एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वीरा के खरीदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे तो मैं बहुत दूर तक निकल चुका होगा। ये दुनिया बहुत वसी और रहम दिल है। जब दूसरी जंग अजीम के नाजिम मुजरिम रुपोश रहकर अपनी पूरी उम्रें गुजार गए तो मुझे कौन पकड़ेगा? इस वक्त पैसे से ज्यादा अहमियत मेरी जिंदगी की है। ये झूठ बोल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके किस बात पर एतबार किया जाए। अव्वल खान ने उर्दू में अपनी उलझन का इजहार करते हुए पुरतशवीश लहजे में कहा, कहीं ना कहीं ये पकड़ा जाएगा। अव्वल खान को उर्दू में जवाब देकर मैं दोबारा चांद की तरफ मुतवज्जा हो गया। वीरा की खरीदारी में सिर्फ अमेरिकन ही दिलचस्पी ले सकते हैं। वो यकीनन सफारती दर्जा रखते होंगे। मेरा यही अंदाजा है। उसने रवा रवी में जवाब दिया और मेरा माथा ठनक गया। इस वक्त तुम खुद एक सफारतकार जोड़े की पनाह में हो और फिर भी इतने बेखबर हो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि कलील से वक्त में हमने उसके बारे में इतनी मालूमात जमा कर ली होगी। उसने कमजोर लहजे में कहा, वो अमेरिकन जरूर है, लेकिन मुझे यह इल्म नहीं है कि यहाँ किस किस्म की सफारती जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। तुम झूठे हो। अव्वल खान बेसाख्ता बोल पड़ा। तुम खुद भी पिछले 7 माह से पाकिस्तान में मुकीम हो और अपने सफारती अमले की माली इमदाद से अपने अखराजात पूरे कर रहे हो। तुम इतने बेखबर नहीं हो सकते। इस वक्त तुम्हें बालादस्ती हासिल है। तुम जो इल्जाम चाहो मेरे ऊपर आयद कर सकते हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम वीरा की बाजियाबी के ख्वाह हो और मैं मजीद कुछ अरसे जिंदा रहना चाहता हूँ। दोनों मसाइल का हल हमारी मुफाहमत में है। राज सलमेडा को तुम अपना खालिस मुनाफा समझ सकते हो। यानी सामने होता तो वो मेरी इन बातों को आसानी से समझ सकता था। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? चीरा लगाओ साले को। मैंने बरहम होकर अव्वल खान से कहा। फिर हम दोनों ने सुराज से उसे नीचे गिरा के मजबूती से उसका एक एक पैर पकड़ लिया। वो खासा जानदार शख्स था, लेकिन जब हमने उसके दोनों पैर धीमे धीमे मुखालिफ समत में खींचने शुरू किए तो अजियत से उसका चेहरा धुआं हो गया। वो हमारी इस हरकत को शायद पूरी तरह नहीं समझ पाया था, इसलिए मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमारी मिन्नत समाजत करता रहा। लेकिन जब एक खफीफ से झटके से उसकी टांगें मजीद कुशादा हुई तो वह तकलीफ से बुलबुला उठा। उसकी फटी हुई जिल्द से ताज़ा खून की धारें बहकर उसके वस्ती धड़ के करीब कालीन को सुर करने लगी। तुम दरिंदे हो। उफ मेरे खुदा, मैं मर जाऊंगा। वो अपना सर पटकते हुए कर्ब और बेबसी से करा। यह 3rd डिग्री का देसी तरीका है। मैंने सपाट आवाज में उसे आगाह किया। हम इसी तरह तुम्हारे जिस्म को शानों तक 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यह बताओ कि वीरा कहाँ है? मैं बता चुका हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वो अजियत से बुरी तरह तड़प रहा था। इसकी दोनों टांगों पर हमारा खिंचाव बरकरार था। उसके तड़पते हुए जिस्म का हर झटका उसकी टांगों को मजीद कुशादा कर रहा था। उसे खुद भी अंदाजा हो गया कि उसके ऊपरी धड़ की हर जुम्बच उसे मजीद लहूलुहान किए दे रही है। तो उसने बहुत जब्त से काम लेते हुए अपने बदन को साकित कर लिया, मगर अपनी बात पर अड़ा रहा। अचानक फोन की घंटी फिर बजने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक जोरदार झटका देकर जान की टांगें छोड़ दी। इस बार उसकी बेसाख्ता चीख बहुत ऊंची थी। इसके मददगार का वो दूसरा फोन जाहिर कर रहा था कि वो जान के बारे में तशवीश में मुब्तला हो चुका था। एन मुमकिन तक उसे वक्त मिल जाता तो वो जान को दरपेश खतरे का इदराक करते हुए वीरा को वाकई कहीं और मुंतकिल कर देता। इस खतरे का सद्दबाब करने के लिए फौरी कार्रवाई नागुजीर हो चुकी थी। मामलात इतने उलझ गए थे कि जान से नील लोर बाम्बे के बारे में कोई कुछ पूछने की नौबत नहीं आ सकी थी। मैंने फैसला कर लिया कि इसे वहीं बेहोश करके बांध दिया जाए।
वीरा की इब्तदाई तलाश के मरहले से निमटकर इससे दोबारा बाजपुरश शुरू की जा सकती थी। तुम डोरियां लाओ, मेरे अव्वल खान से कहा और खुद सनी का रिवाल्वर निकालकर जान के सर पर पहुंच गया। कनपट्टी पर पड़ने वाली आईनी धस्ते की पहली जर्ब बहुत भरपूर थी, मगर जान अजियत की कई मराहिल से गुजरने के बावजूद किसी वैशी सांड की तरह होश व हवास में था। इस पर गफलत जरूर तारी हो गई थी, मगर बेहोशी गालिब नहीं आ सकी। मैंने उसके दुखते हुए जख्म पर बेरहमी से दूसरी जर्ब लगाई और वो होले से लर्ज कर साकत हो गया। इस मर्तबा भी फोन की घंटी उन्हीं वक्फों से बजती चली जा रही थी। अव्वल खान पर्दों की कई मजबूत टोरियां काट कर ले आया था। हम दोनों ने बजते हुए फोन को नजरअंदाज करके जान को फुर्ती से बांध डाला। आखिर मैंने उसके दहाने में कपड़ा ठूंस कर लगाम की सूरत में एक डोरी दहाने से गुजार कर सिर के पिछले हिस्से में बांध दी, ताकि वो होश में आने के बाद शोर शराबा न कर सके। इस काम से फारिग होकर अव्वल खान ने इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, अब हमें पूरी होशियारी से पिछली कितार के मुश्तबा मकान में घुसना है। देर हो गई तो वीरा को वहां से हटा दिया जाएगा। मुझे मालूम था कि मेरा वो फैसला खतरनाक था। दोनों हाथों का सिर्फ एक कोना मुश्तरिक था और जान इसी कोने से सरदार वजाहत उल्लाह के घर के अहाते में कूदा था। ये बात यकीनी थी कि मुश्तबा मकान में कोई ना कोई इस कोने की निगरानी कर रहा होगा। हमें से जो भी उधर का रुख करता किसी नादीदा गोली का निशाना बन सकता था। इसी तरह फाटक के जरिए अंदर पहुंचना आसान नहीं था। अव्वल खान के आदमी ने फाटक पर एक मुसल्ला चौकीदार की मौजूदगी की खबर दी थी। जान की मशकूक सरगर्मियों की वजह से यह मुमकिन ही नहीं था कि वो चौकीदार अजनबियों को किसी रोक टोक के बगैर इस मकान में दाखिल होने देता। वैसे भी इन दिनों हर अमेरिकन अपनी सलामती की खातिर मकामियों और खास तौर पर अजनबी चेहरों से दूर ही रहना पसंद करता था। अचानक मेरे ज़हन में बिजली की तरह एक ख्याल आया और मैंने लपक कर फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने रिसीवर उठाते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा और अव्वल खान आंखें फाड़ कर मुझे घूरता रह गया। वो समझ ही नहीं सका था कि मैंने यक बयक फोन सुनने का फैसला क्यों कर लिया था। हेलो, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? चंद सानियों के गहरे सकूत के बाद दूसरी तरफ से किसी ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर अंग्रेजी में सवाल किया। हाँ, मगर बोलना मुश्किल है। मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। मेरा लहजा भी बिगड़ा हुआ था। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और वहां क्या कर रहे हो? नरमी से सवाल किया। क्या? मेरा नाम सनी है। मुझे मिस्टर जान ने कल रात यहाँ बुलाया था। मैं इस वक्त से अंधेरे में यहाँ फंसा हुआ। अब खुदा खुदा करके मिस्टर जान आए हैं तो इन पर कोई दौरा पड़ गया? जान पर दौरा पड़ गया? दूसरी तरफ से हैरत से पूछा। क्या? हाँ साहब, वो दोनों हाथों से अपना सीना थाम कर कराते हुए नीचे गिर गए और अब बेहोश हैं। मैंने बिगड़े हुए और ना मौजू अल्फाज जोड़ जोड़ कर अपना पैगाम उस तक पहुंचाया। ओह, यह तशवीश की बात है, मगर तुम किस फोन से बात कर रहे हो? उसने चालाकी से पूछा। इसी फोन से जो बार बार बज चुका है। थोड़ी देर पहले तो वो मुसलसल बज रहा था। तुमने पहले फोन उठाया था? वो बहुत मोहतात अंदाज में मुझसे बाज पुरस कर रहा था। मिस्टर जान ने मुझे फोन छूने से खास तौर से रोका था। थोड़ी देर पहले जब घंटी बंद हो नहीं रही थी तो मैंने परेशान होकर रिसीवर उठा लिया था, मगर मिस्टर जान का हुक्म याद आते ही बात के बगैर रिसीवर रख दिया था। मैंने अपने लहजे में बेचारगी का तासुर पैदा करते हुए अटक अटक कर बता। फिर तुमने अब फोन क्यों उठा? मजबूरी थी, मैंने बेबसी से कहा। मिस्टर जान बेहोश हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत मालूम होती है। अगर तुम इनके दोस्त हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अभी बताता हूं, पहले मेरी एक दो बातों का जवाब और दे दो। जो जी चाहे पूछ लो, मैं तैयार हूं, मगर मुझे यहाँ वहशत हो रही है। जान से तुम्हारी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? उसने पूछा। मैंने तो अभी पहली मरतबा उसकी सूरत देखी है। दरअसल मैं प्रिंस सागा का आदमी हूँ। प्रिंस की हिदायत पर कल मिस्टर जान को फोन किया तो उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने का हुक्म दे डाला। इसके बाद से मैं यहाँ बैठा इनका इंतजार कर रहा था। मैंने सनी की पूरी कहानी मिन्नो अन दोहरा दी ताकि उसे कोई शुबा न रहे। जान ने मुझे बताया था कि इस गैर आबाद मकान में सिर्फ एक कार्डलेस फोन लगा हुआ था जिसका रिसीवर वो अपने साथ रखता है। फिर तुम वहां किस फोन की घंटियां सुनते रहे हो? टेढ़ा सवाल उसने आखिर में पूछा था। जहाँ कार्डलेस फोन लगा हुआ है वहां कोई और फोन नहीं है, मैंने पूरे एतमाद से कह डाला। मिस्टर जान ने यही देखकर तुम्हें बताया होगा। ये घंटी वाला आम फोन एक ख्वाब में है। मैंने आज कई बार इसकी आवाज सुनी है और इस वक्त भी इससे बात कर रहा हूँ। तुम चाहो तो खुद आकर देख सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ। उसकी पुरस्कून आवाज सुनकर मेरा दिल बलियों उछलने लगा था। वो कह रहा था, तुम सागा के आदमी हो तो तुम्हें ऐसे कामों की ऊंच नीच भी मालूम होगी। तुम घर से बाहर निकल कर अहाते की पिछली दीवार की तरफ मुंह करो तो तुम्हारे बाएं हाथ पर जो कोना होगा मैं वहीं से अंदर कूदूंगा। बाहर आकर मेरा इंतजार करो। ओह, तो तुम इस वक्त इतने करीब मौजूद हो। मेरे लिए हैरत का इजहार करना जरूरी था। जान भी मेरे ही पास था। हम बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं बस अभी आता हूँ। कमाल हो गया, मिस्टर जान इतने करीब होते हुए भी 24 घंटों बाद मेरे पास आए। ये सब मत सोचो, जान बहुत से कामों में उलझा हुआ था। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। गुड बाय, बाय बाय। मैंने अमकाना अंदाज में ये कहकर रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया था। खुदा की पनाह, तुम्हारी खोपड़ी हर वक्त नए नए गुल खिलाने के लिए तैयार रहती है। अव्वल खान बेयकीनी के आलम में कह रहा था। अब इससे क्या तय हुआ है? वो खुद दीवार फांद कर चूहेदान में आ रहा है। मैंने उसका बाजू थाम कर उसे दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा,
मैं सामने रहकर उसका इस्तकबाल करूंगा। तुम अल्लाह दित्ता के साथ कहीं छुपे रहना। तुमने वाकई शैतानी दिमाग पाया। अगर इतनी आसानी से वो हमारे हाथ आ गया तो मैं समझूंगा कि उसने सफारतकारी में रहकर सारी उम्र झक मारी है। तुम्हें उसका उस्ताद होना चाहिए। दुश्मन के खिलाफ काम करने वाला ज़हीन सुल्तान शाह जैसे दोस्तों के सामने जवाब दे जाता है। वो खिलखिलाकर हंस दिया। बेयकीनी और तनाव के आलम में कई घंटे गुजारने के बाद मैंने पहली बार उसे खुशगवार मूड में देखा था। बाहर निकलते ही अव्वल खान ने मेरा साथ छोड़कर अल्लाह तित्ता के साथ आते की बगली दीवार की तरफ तोड़ लगा दी। मेरी दानिश में उसकी वह एहतियात जरूरी थी। खुले आसमान के नीचे गैर जरूरी तौर पर हम तीनों का यक जा रहना संगीन खतरात का सबब बन सकता था। मैं कदर तेज कदमों से चलता हुआ उस कोने पर पहुंच गया जहां से हमारे शिकार को दाम में आना था। मुझे वहां खड़े चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि ऊपर से किसी ने सनी कहकर पुकारा। नामालूम गैर मुल्की की आवाज पहचान कर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपने हैजान पर काबू पाते हुए फौरन ही उस आवाज का जवाब देते हुए कहा, यस सर, मैं मौजूद हूँ। जवाब देते हुए मैंने दीवार पर निगाह डाली तो वहां किसी का पता नहीं था। मेरे जवाब देते ही शरीर बदन वाला एक शख्स दीवार पर उभरा और किसी बंदर की फुर्ती से दीवार पर चढ़कर नीचे कूदा। उसके जमीन से उठने से पहले ही मैंने उसकी पतली सी गुद्दी थाम कर बीमगन की नाल उसकी कनपटी से लगा दी। आवाज निकाली तो मार डालूंगा। मैंने साफ और शुस्ता अंग्रेजी में उसे धमकी थी। खामोशी से उठो और मेरे साथ इमारत की तरफ चलते आओ। वहां जान तुम्हारा मुंतजिर है। तो क्या तुम सनी नहीं हो? उसने बेयकीनी से पूछा। उसका ज़हन सूरत हाल को कबूल करने पर आमादा नहीं था। सनी मर चुका है, मैं उसकी भटकती हुई रूह हूं। आओ अंदर चलते हैं। मैंने गुद्दी खींचकर उसे उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। इसके साथ मैंने उसके बदन और लिबास के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ फेर कर अंदाजा लगा लिया कि वो मुसल्ला नहीं था। वो जान और राज सलमांडा की तरह कोई पेशावर दहशत कर नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा और जवान सफारतकार था। वैसे भी वो इस वक्त सनी जैसे बेजरर आदमी के फर्जी पैगाम पर अपने अलील दोस्त की खबरगिरी के लिए आया था, इसलिए उसके हथियार बंद होने का कोई जवाब नहीं था। उसके उठते ही अव्वल खान भी अंधेरे में से निकलकर सामने आ गया। ट्रैप है, तुम लोगों ने पहले ही से यहाँ कोई जाल बिछाया हुआ है। अव्वल खान को देखते ही वो तशवीशज़दा आवाज में बोला, मगर मैंने इसको जवाब देने की जरूरत महसूस किए बगैर पेशकदमी जारी रखी। मैं कोई इखलाकी मुजरिम नहीं हूँ। मेरी गर्दन छोड़ दो और अपने हथियार जेबों में रख लो। चंद कदम चलने के बाद उसने मेरी गिरफ्त में कसमसा कर कहा, मैं एक अयालदार सरकारी अफीसर हूँ और अपने साथ तुम्हारी भी सलामती का ख्वाह हूँ। मैं मुजामत किए बगैर तुम्हारी हदायत पर अमल करता रहूंगा। इसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मुझके लबो लहजे से सदाकत की बू आ रही थी। मैं हैरान रह गया कि राज सलमांडा और चांद जैसे सफाक भेड़ियों का साथ देने वाला कोई शख्स इतना सीधा और रास्त गो भी हो सकता है। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। उसने फौरन ही मेरा शुक्रिया अदा किया। थोड़ी सी देर में दूसरे हरीफ को राहदारी से अंदर ले जाते हुए मुझे खुशी का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो हमारे साथ रोशन कमरे में दाखिल हुआ तो बंधे हुए जान पर नजर पड़ती उसके चेहरे पर अंदरूनी कर्ब के असरात उभर आए। ये अच्छा सलूक नहीं है, वो धीरे से बोला। तुमने इसे बुरी तरह जख्मी करके लहूलुहान किया है और फिर किसी चौपाई की तरह बेदस्तों पाकर डाला है। मुझे ये जानकर दुख हुआ है कि तुम लोग इतने शक्की और कल्ब हो। शुक्रिया अदा करो, जान जिंदा है। वह हम पर गालिब आ जाता तो हमें एक पल भी न जीने देता। अव्वल खान ने तंजो हकार से कहा, तुम भी इसी के साथी हो। ऐसी मासूमाना बातें करके तुम अपनी चमड़ी नहीं बचा सकते। मैं किसी का साथी नहीं हूँ, उसने एहतजाज किया। मैं बड़ों के आकाम की तामील कर रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं खून रेज झगड़ों में मुलव्वस होने जा रहा हूँ। मुझे अपने घर और फैमिली से प्यार है। मैं अपनी मुलाजमत की किसी मजबूरी की वजह से इनके सुख चैन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो इब्तिदा ही से अजीब बातें कर रहा था। मैंने पूछा, अगर तुम इतने ही अमन परवर और नरम दिल हो तो जान के साथ मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? खार शरीफ आदमी दूसरों के घर में दीवार फांदने के बजाय दरवाजे से आने को तरजीह देता है और तुम चोर की तरह यहाँ आए हो। अभी तक मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो। ये बात यही साफ हो जानी चाहिए ताकि तुम लोगों को मेरी सही पोजीशन का इल्म हो सके। ना मैं पेशावर हूँ और ना किसी जुर्म का फरीक बनना पसंद करूंगा। तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं। चाहे तुम पाकिस्तान में पहले अमेरिकन सफारतकार हो जो अपने बड़ों के फलसफे से बरगश्ता नजर आते हो। मैं तुम्हें बोलने के लिए वक्त दे सकता हूँ। मैंने पूरी संजीदगी से कहा। मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं कौमी मफाद की खातिर सरकारी और जाती हैसियत में हर तरह से राज सलमांडा और जान सैमुअल की मदद करूं। उसने लम्हा भर सोचने के बाद अपनी कहानी छेड़ दी। कल मुंह अंधेरे जान मेरे घर पहुंचा तो इसके साथ वीरा लॉयड भी बेहोशी की हालत में मौजूद थी। मैं इन दोनों को अपनी छत के नीचे पना दी तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं किसी संगीन मामले में मुलव्विस होने जा रहा हूँ। उसका फिक्रा मुकम्मल होते मैंने बेयकीनी से उसकी बात काट कर पूछा, अब वीरा कहाँ है? ख्वाबावर दवाओं के जेर असर मेरे घर के एक आरामदेह कमरे में सो रही है। उसने बरजस्ता जवाब दिया। मुझे काफी अरसे से बताया जा रहा है कि वीरा लॉयड को डैनी नामी एक बदमाश ने अगवा किया हुआ है। पिछले दिनों इन दोनों के बारे में इनामी इश्तिहारात भी छपाए गए थे। मेरे दानिश में यह हर अमेरिकन सिविल सर्वेंट का फर्ज है कि अपनी हम वतन खातून की बाजियाबी और वतन वापसी के लिए इकदाम करे। डैनी मैं खुद हूँ। मैंने दोबारा उसकी बात काट कर कहा, यह बिल्कुल गलत है कि वीरा को अगवा किया गया था। वीरा अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। अमेरिकन एजेंट इसे यहाँ से अगवा करके अपनी सरजमीन पर ले जाना चाहते हैं।
जहां जुल्म सितम का एक होलनाक सिलसिला उसका मुंतजिर है। वो चौंक कर बोला, तुम्हारी सूरत जब ही कुछ शनासा लग रही थी। रावीरा का मामला तो अभी तक उससे मेरी बात नहीं हो सकी। वो होश में आएगी या बेदार होगी तो खुद ही हकीकत बता देगी। मेरे लिए ये सब जिमनी बातें हैं। आम तरीन बात यह है कि मैंने सुबह से अब तक जो कुछ किया पूरी नेक नियति से किया है, और आइंदा जो कुछ करूंगा वो भी अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक करूंगा। मेरे इस मुवक्कफ को कोई नहीं बदल सकता। ये बहुत कीकर का बीज मालूम होता है। अव्वल खान ने भुन्ना कर उर्दू में कहा, पंच गया है तो पटड़ी बदल कर हमें चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। इसे मालूम है कि हम इसे यरगमाल बनाकर इसके घर जाएंगे तो वीरा को देख लेंगे। इसे उमरला आने से पहले खुद ही बता दिया कि वीरा इस आरामी के घर में सो रही है। शक्लो सूरत से तुम इतने कम सिन और मासूम नहीं लगते। मैंने उससे कहा, तुम्हारे चेहरे पर उम्र और तजर्बे की लकीरें वाज़ेह हैं, मगर बातों से तुम ये जाहिर कर रहे हो जैसे अपने मुल्क की सफारती सरगर्मियों के बारे में तुम्हारी मालूमात सिफर से ज्यादा ना हो। क्या तुम इन मामलात में वाकई इतने कोरे हो?